हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि रोड एक्सीडेंट की जो सीरीज चल रही है, आज इसमें तीसरा एपिसोड है रोड एक्सीडेंट के ऊपर। तो आज अपन जानेंगे, सबसे पहले तो अपन ने जाना था कि 4 मिनट में सांस रुकने से मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट के दौरान। अब दूसरा और जो मुख्य कारण है, जो इसमें अपन आवर कह रहे थे, 1 आवर के अंदर जो डेथ्स होती हैं, उसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा खून का बह जाना, जिसको अपन हेमोरेजिक शॉक कहते हैं। शरीर में से अगर ज़्यादा मात्रा में खून बह जाता है तो उससे 1 आवर या और लेटर ऑन उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आज अपन हेमोरेजिक शॉक के बारे में जानेंगे कि अत्यधिक खून स्राव हो जाता है तो क्या होता है शरीर में, कैसे कैसे चेंज आते हैं और अपन उसको कैसे रोक सकते हैं। तो ऐसे तो एक्सीडेंट के अंदर 3 तरह के शॉक होते हैं: न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और हेमोरेजिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट को अचानक डर लग जाता है, अचानक से घबरा जाता है, तो उसको न्यूरोजेनिक शॉक आ जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक जो मेडिकल कॉजेज जैसे हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट में जैसे कार्डिक इंजरी हो जाए, उसको कार्डिक मसल्स को या हार्ट को इटसेल्फ ही कोई इंजरी हो जाए तो वो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। और तीसरा है हेमोरेजिक शॉक, कि बहुत ज़्यादा खून उसमें से शरीर में से निकल जाता है। तो हेमोरेजिक शॉक का क्या कारण हो सकता है? पहले तो है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जैसे शरीर में दिखती हुई कोई ज़ाहिर चोट हो जिसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, उसको अपन एक्सटर्नल इंजरी कह रहे हैं या एक्सटर्नल हेमरेज कह रहे हैं। और दूसरा है इंटरनल हेमरेज, शरीर के अंदर खून आ जाए जो दिखाई नहीं दे, जैसे पेट के अंदर चोट लग जाए, छाती के लग जाए, सिर के अंदर लग जाए, या बोन से अपने शरीर की जो बड़ी हड्डी है वो टूट जाए तो अंदर ही अंदर जो खून इकट्ठा हो जाता है वो इंटरनल हेमरेज में आ जाता है। तो एक्सटर्नल हेमरेज में जैसे लिम्ब का एम्पुटेशन हो जाए, टांग कट जाए, टांग टूट जाए, या बहुत ज़्यादा शरीर पे कोई घाव लग जाए तो वो दिखती चोट है, ज़ाहिरा चोट है, उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकलने पे भी हेमरेजिक शॉक आ जाता है। और दूसरा अपन ने इंटरनल जाना ही था कि लॉन्ग बोन्स हो जाए, टूट जाए, अंदर चोट पहुंच जाए तो उसे इंटरनल हेमरेज कहते हैं। तो ज़्यादातर जो खून निकलने में शरीर के अंदर से 1 लीटर मान लो खून लॉस हो जाता है तो शरीर उसको कंपनसेट कर लेता है, उसके लक्षण नहीं आते। लेकिन खून उससे ज़्यादा निकल जाए शरीर के अंदर तो फिर हेमरेजिक शॉक के लक्षण आते हैं। तो उसी को अपन अभी जानते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो शरीर में से 1 लीटर खून निकल गया तो शरीर कंपनसेट कर लेता है। 1 से ज़्यादा खून निकलता है तो अपन उसको शरीर के अंदर इफेक्ट आता है, जो माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। जैसे मान लो शरीर में से 1 से 1.5 लीटर खून निकल जाता है तो उसमें माइल्ड लक्षण आएंगे, 1.5 से 2 हो तो मॉडरेट आएंगे, और 2 से ज़्यादा हो गए तो सीवियर लक्षण आएंगे। तो क्या क्या लक्षण आएंगे वो अपन जानते हैं। 1 से 1.5 लीटर में तो उसकी हार्ट रेट अगर 100 से कम हो, धड़कन, दिल की धड़कन 100 से कम हो, या नब्ज की धड़कन है वो 100 से कम हो तो माइल्ड में है, और 120 से ज़्यादा हो तो मॉडरेट में है, और 1 से 40 से तो सीवियर हेमरेजिक शॉक है। फिर उसके बाद बीपी उसमें गिरने लगेगा। माइल्ड में तो वो ऑर्थोस्टेटिक जैसे बॉडी चेंज होगी, खड़े होने पे उस पर बीपी डाउन होने लगेगा। पर जैसे ही मॉडरेट और सीवियर होगा तो बीपी बिलो 80 जाने लगेगा, 80 mm ऑफ Hg, उससे नीचे बीपी पहुंचने लगता है। फिर उसके बाद में रेस्पिरेशन, जो सांस की गति है वो तेज़ होने लगेगी, तो उससे माइल्ड और मॉडरेट में वो चला जाता है मरीज। जैसे टेकिपनिया हो जाएगा, उसको सांस लेने में परेशानी लगेगी, या जो सांस लेने की गति है बढ़ती जाएगी, और बहुत सीवियर होने पे उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। और क्या असर लाएगा ये हेमरेज शरीर के अंदर, और क्या हेमरेज और क्या असर लाएगा? जैसे ज़्यादा खून निकल जाता है तो शरीर पे क्या असर आएगा? माइल्ड, मॉडरेट, अपन सीवियर सभी को मिला देते हैं। तो सबसे पहले CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या असर आने लगेगा? मरीज का होश खोने लगेगा। फिर बहुत ज़्यादा होगा तो वो बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद हार्ट है, हार्ट पे क्या असर आएगा? उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे सीवियर शॉक में पहुंचता जाएगा तो उसको एरिथमियाज डेवलप हो जाएंगे और कार्डियक फेलियर में पहुंच जाएगा। फिर किडनी में क्या फ़र्क आएगा? माइल्ड में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, मॉडरेट में उसको ओलिगोयूरिया हो जाएगा, पेशाब की कमी हो जाएगी, और जब बहुत सीवियर हो जाएगा तो पेशाब बिल्कुल बंद हो जाएगा, पेशाब बनना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद लिवर है, लिवर पे क्या फ़र्क आएगा? उससे माइल्ड मॉडरेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सीवियर शॉक होगा तो उसको लिवर फेलियर में या लिवर फेलियर के लक्षण आने लगेंगे। फिर उसके बाद GIT, जो आँत है उनमें क्या असर आएगा? माइल्ड मॉडरेट में कोई असर नहीं आएगा, लेकिन सीवियर होगा तो उसको
खून आ सकता है, लैट्रिन से मुंह से उसको खून आ सकता है। फिर उसके बाद हीमेटोलॉजिकल क्या चेंज आएंगे, खून में क्या चेंज आएंगे, तो उसमें कोगुलोपैथी डेवलप हो जाती है, खून जमने लगेगा। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म में क्या असर आएगा, उसकी मेटाबॉलिक स्टेट में क्या अंतर आएगा, उससे उसको कोगुलोपैथी डेवलप होंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपर कैल्शियम हो जाएगा और हाइपो मैग्नीशियमिया हो जाएगा। तो ऐसे असर उसके अंदर शरीर में ज़्यादा हेमरेज होने से शरीर में आते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो मृत्यु के मुंह में पहुंच सकता है। क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रिस्टलॉइड, जो फ्लूइड है, आईवी फ्लूइड्स हैं, जैसे बोतल है, आईवी फ्लूइड्स है, बोतल लगनी है तो उसको इंस्टेंट 2 लीटर आईवी फ्लूइड उसको लगना चाहिए, वो क्रिस्टलाइन के रूप में होना चाहिए, हाइपोटोनिक नहीं होना चाहिए। क्रिस्टलाइंस में क्या होगा, क्रिस्टलॉइड्स में क्या क्या चीज़ आएंगी, रिंगालेक्टेट या सेलाइन, 2 तरह की उसमें है। और हाइपरटोनिक सेलाइन देंगे तो ऐसे तो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, पर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उससे बचने में ही फ़ायदा रहता है। तो रिंगालेक्टेट एक आइडियल सॉल्यूशन है या सेलाइन है। फिर उसके बाद में है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में कौन से हैं, कोलॉइड्स में या तो एल्बुमिन है या स्टार्च है, और या फिर डेक्सटान और हेमसील, डेक्सटान 40-70, इस तरह के कोलॉइड सॉल्यूशंस हैं। सबके अपने अपने थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो अपन थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। जो क्रिस्टलॉइड है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा दे दी जाए या अपन ओवर करेक्शन करते हैं बीपी का, तो उससे क्या होने लगेगा, उसके जो क्लोट, जो उसके शरीर में जो नेचुरल प्रोसेस हो गई है खून को रोकने की, क्लोट का डिसलॉजमेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा सिस्टम को, सीबीएस सिस्टम को ओवरलोड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टलॉइड पहुँचाएंगे तो क्लोट का डिसलॉजमेंट हो जाएगा, क्लोट फॉर्मेशन डिलेड हो सकता है, हाइपोथर्मिया पहुँच सकता है, जो शरीर का जो तापमान है वो ज़्यादा गिर जाएगा, जिसको अपना हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया में पहुँच जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो सकती है, लंग इडीमा हो सकता है, लंग इंजरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है जो जो इंट्रावास्कुलर स्पेस है जिसमें हम फ्लूइड पहुँचा रहे हैं, वो फटाफट एक्स्ट्रावास्कुलर में पहुँच जाता है। ये ज़्यादा क्रिस्टलॉइड देने के नुकसान हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने जैसे जाना था कि 2 लीटर उसको रिंगालेक्टेट इन्फ्यूज़ करना है, फिर उसके बाद में उसको कोलॉइड पे शिफ्ट करना है या फिर ब्लड पे शिफ्ट करना है। तो जो होल ब्लड है वो से भी सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, तो उसके जो फ्रैक्शंस हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे पैक्ड सेल वॉल्यूम में ऑक्सीजन उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसका बीपी मेंटेन हो जाएगा, बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद में है प्लेटलेट्स कब देनी है, जब उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लक्षण आए तो प्लेटलेट्स हैं। फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, वो कब देना है, अगर उसमें कोगुलोपैथी डेवलप हो रही हो तो। और क्रायोप्रेसिपिटेट कब देनी है, जब उसको कोगुलोपैथी हो और फिब्रिनोजन की मात्रा डिक्रीज हो रही हो। फिर उसके बाद में है बेसो एक्टिव एजेंट्स हैं, जैसे अपन मेडिकल और इसमें ये अंतर आ जाता है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी शॉक से हो किसी पेशेंट को, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक हो, सेप्टिसिमिक हो, तो फिर उनको अपन बेसो एक्टिव ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें डोपामीन, डोबुटामीन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, इस तरह की ड्रग्स हैं। लेकिन सर्जिकल जो शॉक है, हेमरेजिक शॉक है, उनमें इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। जैसे हॉस्पिटल में पहुंच गया तो उसको एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऑपरेट करना है। बीपी ज़्यादा गिरने की बजाय उसको इम्पोर्टेंस देनी है कि उसको ऑपरेट करना है। रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज है, उसमें अपन बीट कर सकते हैं। लिम्ब इंजरी है, उसमें भी बीट कर सकते हैं, पर हेड इंजरी में भी बीट कर सकते हैं। लेकिन जो चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरी है उसमें फास्ट एक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसमें इंटरनल लॉस हो रहा है, तो फिर जो आईवी फ्लूइड्स है या ब्लड है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसे करके अपन हेमरेजिक शॉक को अगर टाइमली ट्रीटमेंट देंगे, अपन ने जाना था कि 1 आवर या 1 आवर के बाद में जो डेथ हेमरेजिक शॉक से होती हैं, अगर हेमरेजिक शॉक को अपन टाइमली उसको ट्रीटमेंट देंगे, टाइमली अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो फिर उसकी जान बच सकती है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में अपन सर्जिकल और कॉम्प्लिकेशन होंगे उनके बारे में जानेंगे, और अपनी जो पसंद की जो टॉपिक हो उसको भी इसमें इंक्लूड करें। थैंक यू वेरी मच।